नवल, शुरुआत आप ही से करती हूं और सवाल यही कि भाई ये बंटेंगे तो कटेंगे। अजीत पवार कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, बिहार में चलेगा क्या? बंटेंगे तो कटेंगे। 80 बनाम 20, इधर हिंदू कंसोलिडेशन और इधर मुस्लिम कंसोलिडेशन, चलेगा बिहार में? क्या हिंदू और क्या मुस्लिम आप बोल रही हैं? क्या 80 और क्या 20? हम 100 का कंसोलिडेशन करते हैं। हम अपनी जनता को, बिहार की जनता को सांख्यिकीय आंकड़ों में बांटकर नहीं देखते हैं। हाँ। बिहार में सर्वधर्म समभाव की सरकार है, सामाजिक एकता की सरकार है। और हमारे लिए हम एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदा हैं जिस पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर ही धर्मनिरपेक्ष शब्द 3 बार लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात समझने वाली है कि बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जैसे चीजों का यदि शाब्दिक अर्थ आप लेते हैं तो इसमें कहां कोई बुराई है। एकता की कहानियां हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन यदि इन शब्दों की सांप्रदायिक व्याख्या होती है तो हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, चाहे जो भी करे। क्योंकि नहीं, हमारी सरकार की फंक्शनिंग यह बताती है। अगर मगर से परे नवल, अगर मगर से परे बिल्कुल क्लियर कर दीजिए ना भाई। सांप्रदायिक तो ये तब हो जाता है जब खुले तौर पर ये कहा जाता है कि 80-20 का चुनाव है। 80% हमारे समर्थन में है, 20% हमारे विरोध में हमेशा रहे हैं, आज भी हमारे विरोध में रहेंगे। ये हो जाता है ना, सांप्रदायिक हो जाता है क्या? ये आपका नजरिया हो हाँ, अच्छा, आप सवाल पूछ के थोड़ा जवाब सुन लिया कीजिए। ये आपका नजरिया है, मैंने अपना नजरिया बता दिया कि मेरे लिए 80-20 नहीं बल्कि 100 का 100 महत्वपूर्ण है। और यह सिद्ध होता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की फंक्शनिंग से। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां धार्मिक सद्भाव की जो बयार बह रही है उसकी एक छोटी वानगी मैं पेश कर रहा हूं। बिहार माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, तो माता सीता की जन्मस्थली के पुनरुद्धार के लिए सैकड़ों करोड़ की योजना चल रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना भी चल रही है। क्योंकि आप जानती हैं कि 2005 के पहले लालू जी की सरकार में बिहार में कब्रिस्तानों को लेकर आए दिन मार काट की घटना होते रहती थी। इसी प्रकार से बिहार में सारे पुराने मंदिरों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से एफिलिएट किया गया और मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण भी चल रहा है बड़ी तेजी से। गया में गया जी डैम का निर्माण किया गया 346 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार में जब प्रकाश पर्व मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होती है। तो धर्मों को देखने का किसी शासक का नजरिया क्या होना चाहिए? धर्मों के प्रति, जातियों के प्रति शासकीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? यह लोगों को नीतीश कुमार से आकर सीखने की आवश्यकता है। नहीं, मैं तो क्योंकि बिहार में सभी जातियों के सभी वर्ग। नवल शर्मा, ये तो आप जो कह रहे हैं भाई सांप्रदायिक सौहार्द सबसे ज्यादा जरूरी है, बटेंगे तो कटेंगे में सांप्रदायिक सौहार्द है क्या? अजीत पवार ने कहा नहीं चलेगा यहां नारा। ये है सांप्रदायिक सौहार्द, दिखता है आपको? देखिए, मेरा यह मानना है कि राजनीति भावनाओं से संचालित नहीं होती है, राजनीति नारों से संचालित नहीं होती है, राजनीति शासकीय प्रतिबद्धता से संचालित होती है। और हमारी जिम्मेवारी बिहार की जनता के प्रति है और बिहार की जनता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के प्रति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के प्रति हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को जानती है। वह जानती है कि नीतीश कुमार जी के एजेंडे में शुरू से ही विकास प्रमुख रहा है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जिनके लिए समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों का विकास और बिहार में शांति की स्थापना सबसे आगे रहा है और अभी भी है। आप ही के राज्य में इस देश के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकलते हैं और बयान देते हैं कि अगर एक मुसलमान थप्पड़ मारे एक, तो हिंदू इकट्ठे होकर उसे 100 थप्पड़ मारना। सहमत हैं आप इस बयान से? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के दायरे में रहकर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जब गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली तो उनकी यात्रा से खुद उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया, असंवैधानिक, खुद भाजपा ने किनारा कर दिया। तो मेरी प्रतिक्रिया की क्या आवश्यकता है? मेरी प्रतिक्रिया की क्या आवश्यकता है? जब भाजपा के लोग उनके यानी कि आपकी नजर में वो असंवैधानिक है? जी, इस तरह के बयान दिए नहीं जाने चाहिए क्या? जी भाई नवल शर्मा क्या मानते हैं, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, ये कह रहे हैं आप?
आप मुझे जज की भूमिका में क्यों खड़ा कर रही हैं? भारत में संविधान है, मजबूत न्यायपालिका है, सारी बातें न्यायपालिका देखती है और समझती है, और कई सारे मुद्दों पर तो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी लेती है। तो हमें आप जज की कुर्सी पर क्यों बिठाना चाह रही हैं? तो जज